वो गहरी नींद सो रही थी, जबकि दारम साईं कितनी देर से उसे देख रहा था। उसे सोए हुए भी थोड़ी सी ही देर हुई थी। जब अजान होना शुरू हुई, वो जैसे उसी के इंतज़ार में था। उसके खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए दारम साईं के चेहरे पर मुसलसल एक मुस्कुराहट थी। जानम साईं, फजर की नमाज अदा करो, उसके कान पे अपने लब रखते हुए सरगोशाना आवाज़ में बोला था। सोने दे दारिम साईं, आपने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया, वो उससे ज़रा फासले पे होते हुए बोली तो अचानक ही दारम ने उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में भरकर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया था। सारी रात मैंने नहीं सोने दिया कि तुम खुद नहीं सोना चाहती थी। उसके गाल पर अपने लब रखते हुए वो सवाल करने लगा तो नूर ने पूरी आंखें खोलकर हैरानगी से उसे देखा था, जबकि उसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट ने उसे निगाहें चुराने पर मशहूर कर दिया था। ये सब ठीक नहीं किया आपने मेरे साथ। हाँ हाँ, वो नज़र झुकाए बेहद नर्वस सी टूटे फूटे अल्फाज में बोल रही थी कि दारिम का छत फाड़ कहका बुलंद हुआ था। जानिम साईं, तुम केस अब कब करोगी? मैं इंतज़ार में हूँ। वैसे तुम्हारी तरफ से केस का क्या होगा? मेरे शोर ने मेरे साथ मेरी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती की या कुछ और? वो उसे तंग करते हुए बोला तो नूर की आंखों में नमी सी चमकी थी। नारिम साईं, आप बहुत बुरे इंसान हैं, वो उसके करीब से उठती बेहद गुस्से से बोली थी, जब अचानक दारिम ने उसका बाजू खींच कर उसे वापस अपने करीब किया था। हाँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और आइंदा मेरी ये बात याद रखना, बुरा इंसान कुछ भी कर सकता है। आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम्हारी भी एक हद है और हद से ज़्यादा मुझे कुछ भी पसंद नहीं। तुम्हारा नखरा, तुम्हारा एटीट्यूड, बदतमीज़ी, गुस्सा, सब सर आंखों पर, लेकिन एक हद तक। अब मैं चलो अब मैं उठो, चल कर फ्रेश हो और फजर पढ़ो। वो उसका गाल थपथपा कर खुद भी उठ खड़ा हुआ था। वो वॉशरूम में बंद अपने आप को आईने में देख रही थी। उसके वजूद में आज दारिम साईं की खुशबू बसी हुई थी। कल रात जो भी हुआ था वो ज़बरदस्ती था। क्या ज़बरदस्ती इस तरह से की जा सकती है? क्या ज़बरदस्ती में इंसान खुद भी बहकर खुद भी अपने आप को उसकी पनाहों में छुपा लेता है? बहुत गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था। मैं मॉम को क्या कहूँगी? अब वो शख्स हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहेगा। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मुझे इतना कमज़ोर कर दिया आपने उस शख्स के सामने। क्यों मुझे खोल के रख दिया उस शख्स के सामने? मैं तो अपने दिल से भी इस तरह इसके लिए कोई राज नहीं रख सकती। वो तो मेरी सांसों में बसा है। उसे सब कुछ पता चल जाता है, वो सब जान लेता है। मैं कैसे उससे अपना आप छुपाऊँ? क्या करूँ? मैं क्या करूँ? नूर आंसू बहाती वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। अपना सब कुछ पा कर भी वो खाली हाथ थी। क्यों था ऐसा? क्यों हो रहा था उसके साथ ये सब कुछ? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वॉशरूम से बाहर निकली तो दारिम उसके इंतज़ार में था। इतना वक्त लगाता है कोई फ्रेश होने में? अंदर सो रही थी क्या? वो जाए नमाज बिछाता उससे सवाल कर रहा था। सॉरी, वो एक लफ्ज़ी जवाब देती दूसरी जाए नमाज बिछाने लगी थी। मैंने सॉरी करने के लिए तो नहीं कहा। खैर कोई बात नहीं, आओ पहले खुदा का शुक्र अदा कर लें, फिर बाकी बातें करते हैं। वो दिलकशी से मुस्कुराता नमाज की नीयत बांधने लगा था। शुक्र अदा? वो सवालिया अंदाज में उसे देखने लगी थी। उसने इतना प्यारा शौहर दिया है तुम्हें, क्या तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना नहीं चाहोगी? वो बेहद शरारत से उसे देखते हुए बोला था। दर ने बेहद गुस्से से उसे घूर कर देखा था, जिस पर वो दिलकशी से मुस्कुराया था। इन कातिल निगाहों से तीर चलाना बंद करो जानिम साईं। मैं जानता हूँ तुम्हारे हक़ में ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ लेकिन दिल का बुरा नहीं हूँ। यकीन करो, एक बहुत अच्छा शौहर साबित होऊंगा। लेकिन अगर तुम चाहती हो कल रात के लिए तुमसे सॉरी करूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं तुम्हारे अपने रिश्ते को लेकर बहुत मुतमईन हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि अपने दिमाग से फजूलियात निकाल के अपनी और मेरी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो। आगे खूबसूरत ज़िंदगी बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार कर रही है। अपने दिमाग से हर तरह की गलत सोच को निकाल दो। मैं तुम्हारी गलत सोच को गलत नहीं कहता। तुम मुझे नहीं जानती, मेरी नेचर को नहीं समझती, इसलिए शायद तुमने कल रात वो सब कुछ बोल दिया होगा। लेकिन तुम्हारा लहजा, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारा अंदाज़ गलत था। जिसकी सज़ा आपने मुझे मेरे साथ ये सब करके दी है। वो उसकी बात काटते हुए बोली थी और साथ ही नज़र झुका गई थी, क्योंकि कल रात जो कुछ हुआ था उसमें कुछ ना कुछ अमल दखल उसका भी था। कल रात जो कुछ हुआ था उसे ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि कल रात वो खुद भी उसकी बेपनाह चाहतों के सामने अपना आप हार गई थी। वो सज़ा नहीं जानम साईं, मेरा हक़ है। हाँ, तुम पर हाथ उठाया ये गलत किया मैंने शदीद गुस्से में शायद गलती की होगी मुझसे, जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। मैं औरत पर हाथ उठाना या उसे खुद से कमज़ोर साबित करना पसंद नहीं करता। मैंने तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए शर्मिंदा हूँ, उसके लिए माज़रत भी करना चाहता हूँ। मैं अपनी नई ज़िंदगी को इतने बुरे तरीके से हरगिज़ शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन है कि आइंदा कभी भी मुझे तुम्हें कोई बात समझाने के लिए तुम पर हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए आज एक बार फिर मैं तुम्हारे सामने क्लियर कर रहा हूँ, मेरे सामने बार बार ये 6 महीने वाली डील का नाम मत लेना।
ये तुम्हारे और तुम्हारे बाप की डील है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो मेरी बीवी और मैं तुम्हारा शौहर। एक बीवी होने के नाते तुम मुझसे हर तरह का सवाल करने का पूरा हक रखती हो और मैं तुम्हें जवाबदेह होऊंगा। इसी तरह एक शौहर होने के नाते मैं तुमसे हर तरह का सवाल करने का हक रखता हूँ, हर तरह से अपनी मोहब्बत जताने का हक रखता हूँ, खुलकर अपनी जज्बात का इजहार करने का हक रखता हूँ। और जहाँ तक बात है तुम्हें ना छूने की, तो मैं तुम्हें छूने का भी हक रखता हूँ, तुमसे प्यार करने का भी हक रखता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीने का भी हक रखता हूँ। जब तक तुम मेरी निगाह में हो, तुम क़यामत तक मेरी निगाह में ही रहोगे, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। अब नमाज़ पढ़ ले, बहुत वक्त हो चुका है। अब बेशक तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना या बेशक शिकायतें कर लेना, ये तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, इसमें बोलने का मैं कोई हक नहीं रखता। वो आंख दबाता दिल फ़रेब अंदाज में मुस्कुराता अपनी नमाज़ शुरू कर चुका था, जबकि वो खामोशी से बिना कुछ बोले नमाज़ शुरू करने लगी थी। अपने गालों पर किसी की गर्म सांसों के लम्स को महसूस करते हुए दर की आंख खुली तो उसे खुद पर झुके हुए पाया था। उठो जानम साईं, बहुत देर हो गई है, हमें नीचे चलना है। सब लोग नाश्ते पर हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे। आज वलीमा है, मुझे ज़रूरी काम के लिए भी कहीं जाना है, तो फ़िलहाल अपनी नींदों को फ़िलहाल के लिए खुद पर हराम करो और जल्दी से बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। वो बेहद नरमी से उसके दोनों गालों पर बारी बारी अपने लब रखते हुए उसके निचले होंठ को अपनी उंगली की पोरों से छूते हुए बोल रहा था। उसके चेहरे पर मुसलसल एक मुस्कुराहट रुकी हुई थी जो उसके अंदर के हालात बयान कर रही थी। तो आप जाए, मुझे क्यों जगा रहे हैं, मुझे अभी सोना है। वो उसे देखते हुए नज़रें चुरा गई थी, ना जाने कि वो उसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। रात भर की कुर्बत और फिर खुद का हार जाना उसे बुरी तरह से शर्मिंदा कर रहा था। वो कितनी जल्दी उसकी पनाह में अपना आप बुला बैठी थी। सच ही कहती है दुनिया, मोहब्बत इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। जानिम साईं, हमारी शादी की पहली रोशन सुबह है, हमें नीचे चलना है मेरी जान, ताकि सब लोग उससे दुआएं ले सकें अपनी आने वाली खुशहाल ज़िंदगी के लिए। चलो शाबाश, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ और साथ चलते हैं। उसके चेहरे पर झुकते हुए प्यार से बोला था। इस बार उसका शिकार उसके खूबसूरत गुलाबी लब थे। वह बेहद मोहब्बत से उसके लबों को चूमता उठकर खड़ा हो गया था, जबकि उसकी हरकत पर निगाहें झुकाती नूर करवट बदलकर दोबारा आंखें बंद करने लगी थी। तारिम को उसकी गुस्ताखी बहुत बुरी लगी थी। मतलब वो उसकी किसी बात की कोई अहमियत नहीं दे रही थी। इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी वो अपनी ज़िद छोड़ने को तैयार नहीं थी और ये जिस दारिम साईं को अपना असल रूप दिखाने पर मजबूर कर रही थी, उसने एक झटके से दर की कलाई थाम कर उसे बेड से खड़ा करके अपने मुकाबिल खड़ा किया था। इस अवतार के लिए वो हरगिज़ तैयार ना थी, इसलिए लड़खड़ाती हुई वो अगले ही लम्हे उसके सीने का सहारा लिए उसके वजूद के साथ जुड़ी उसी के सहारे पर खड़ी थी। ये क्या बदतमीज़ी है दारिम साईं, क्या रात भर आपका दिल नहीं भरा? अभी अपनी मनमानियों पर उतर आए हैं? नहीं करने मुझे नीचे जाकर ड्रामे, नहीं दिखानी किसी को अपनी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी। जीने दे मुझे सुकून से। कल रात अपना मकसद पूरा कर लिया ना आपने, कर लिया अपने हक वसूल, अब मुझे सुकून से सांस तो लेने दे। वो बेहद बदतमीज़ी से बोली थी। मुझे लगा था तुम्हें मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी, लेकिन तुम हो कोई एक नंबर की बेवकूफ़ और बददिमाग लड़की। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता दर, मैं कितनी बार समझाऊँ ये बात। मैं बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से अपनी और तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर मत करो ये सब करने पर। मैं औरत को प्यार मोहब्बत से रखने पर यकीन रखता हूँ, मैं अब भी ऐसा ही चाहता हूँ। और जहाँ तक बात है कल रात की, तो मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की, इस बात की गवाह तुम खुद हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी ये बदतमीज़ी अंदाज मैं इस कमरे से बाहर ना देखूँ। बेहतर है कि इस कमरे की चार दीवारी के अंदर अपने लबो अंदाज और लबो लहजे में सुधार लाओ, वरना दानिम शाह का वो रूप देखोगी जिसको सोचते हुए भी तुम्हारी रूप कांप उठेगी। 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकलो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। और अब अगर मैंने तुम्हारी कोई फजूल बात सुनी तो हशर बिगाड़ दूंगा। उसे वॉशरूम की तरफ धक्का देता बेहद गुस्से से घर आया तो उसके अंदाज पर वो डर भी डर गई थी और बिना कुछ बोले वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो खुद भी नहीं जानती थी। वो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब समरा इस बारे में पूछेगी तो उसे क्या जवाब देगी। दारिम के अंदाज से तो साफ लग रहा था कि वो आगे ज़िंदगी में भी उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। कल रात भी समरा ने कहा था कि उसने एक एक बात दारिम के मुंह पर बोल दी थी, लेकिन दारिम का अंदाज़ उसकी सोच से बहुत आगे का निकला था। समरा ने कहा था कि जब वो दारिम को धुतकारेगी तो उस पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा।
लेकिन नहीं, तारिम समरा की सोच से बहुत अलग था और शायद ही समरा कभी उसकी सोच का मुकाबला कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किस तरह से तारिम को खुद से दूर करे, किस तरह से अपने और तारिम के बीच में फासला कायम रखे। वो जब उसके करीब आता था वो पूरी तरह उसकी सोच पर सवार हो जाता था। उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाती थी और शायद वो खुद भी इस बात से बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था, इसलिए तो इतनी आसानी से उसके सांप पर सवार हो जाता था। अल्लाह अल्लाह, कितना वक्त हो गया है ना सनान साईं, हमें जल्दी जागना चाहिए था। पता नहीं सब लोग नीचे क्या क्या सोच रहे होंगे। सरनिश जल्दी जल्दी तैयार होती काफ़ी परेशान लग रही थी, जबकि उसके जल्दी जल्दी तैयार होने पर सनान मुस्कुराया था। इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जाना, हम दूल्हा दुल्हन हैं, इतना वक्त तो लग ही जाता है। आखिर हमने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए ही तो इतनी लंबी शादी की है। वैसे हमारे देर से जागने पर भी किसी को कोई मसला नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। और मेरा नहीं ख्याल कि नीचे किसी को भी हमारी गैर मौजूदगी महसूस हुई है। अगर होती तो कोई ना कोई तो आता हमें जगाने के लिए। तुम फजूल में इतनी टेंशन ले रही हो। उसके करीब आते हुए नरमी से उससे अपने बाहों के घेरे में कैद करता, उसके भीगे बालों को गर्दन से पीछे करता हुआ बेख्तियार उसकी गर्दन को अपने लबों से छूने लगा था। सरनिश के बदन में सनसनाहट सी होने लगी थी। सनान साईं, हमें नीचे चलना चाहिए, वो घबराकर उससे पीछे हटते हुए बोली थी, जबकि सनान ने उसे अपने करीब खींच लिया था। तुम बहुत प्यारी हो यार, तुमसे दूर जाने का दिल नहीं करता। नीचे सब बहुत जालिम है, तुम्हें दूर कर देंगे मुझसे। मैं तुम्हें अपने बेहद करीब रखना चाहता हूँ। वो बेहद मोहब्बत से कहता मुस्कुरा कर उसके लबों पर अपने लब रख चुका था, जबकि जर्निश ने बेख्तियार उसके कॉलर को थाम लिया था। उसके पीछे हटने पर उसने शर्माते हुए उसके सीने पर अपना सर छुपा लिया था, जिस पर सनान का दिलकश कहका कमरे में बुलंद हुआ था। ये प्यारी सी शर्मीली सी ये लड़की एक ही रात में उसे अपना दीवाना कर गई थी। ये क्या है जानम साई, मुझे इस रंग से इंतहा की चिढ़ है। चलो जल्दी से कलर चेंज करके आओ, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनो। आज तुम्हारी शादी की पहली सुबह है और तुमने ये रंग बिल्कुल तुम पर जश नहीं रहा। उसे ऑरेंज कलर के खूबसूरत ड्रेस में देखकर मुंह बना गया था। मुझे ये कलर बहुत पसंद है और ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद है। मैं बार बार नहीं चेंज करने वाली। वैसे भी तो थोड़ी ही देर में मुझे वलीमे के लिए दूसरी भारी ड्रेस पहननी पड़ेगी, तो फिर अभी के लिए ठीक है। वो आईने के सामने जाकर रुकती, एक बार फिर अपनी ज़ुबान पर खासा कंट्रोल रखे हुए थी। वो उसके सामने किसी भी तरह की बदतमीज़ी ना करे। नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं पसंद। मैंने बताया ना, मुझे कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जाकर चेंज करो। वो अजीब से ज़िद्दी अंदाज में बोला था और उसने एक नज़र आईने में उसे घूर कर देखा था, लेकिन उसकी खुमार और लूदा निगाहों से खौफजदा होते हुए फ़ौरन नज़रें चुरा ली थी। अब क्या मैं अपनी मर्ज़ी के कपड़े भी नहीं पहन सकती? वो बेहद मध्यम आवाज़ में बोली थी। तुम आज के लिए मेरी मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी बना लो। वो उसके पीछे खड़ा हुआ फरमाइशी लहजे में बोला था। ना जाने कि उसका दिल उसकी फरमाइश पर बेख्तियार धड़का था। इस बार डर ने आईने में देखने की गलती नहीं की थी। वो बिना कुछ भी बोले अलमारी की जानिब चली गई थी, जब दानिम शाह के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट खिल उठी थी। तुम्हारी फर्माबरदारी आगे तुम जाकर बहुत काम आएगी तुम्हारे। वो उसके और शुबा सरापे से निगाहें हटाता आईने में अपने बाल बनाते हुए दिलकशी लहजे में बोला था। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये सोग वाले कपड़े क्यों पहन रही हो? बेगम, अभी तुम्हारे शोहर जिंदा हैं, उसे वापस रखो वरना आग लगा दूंगा। उसे घूरते हुए खुद भी अलमारी के करीब गया तो उसके हाथ से काले रंग का लिबास निकाल कर अंदर फेंकते हुए खुद उसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करने लगा। आसमानी रंग की खूबसूरत फैंसी फ्रॉक को निकाल के उसने तनकीदी नज़र पर डाली थी और फिर उसकी तरफ बढ़ाई थी। ये बहुत भारी, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, वो फ्रॉक देखते हुए बोली तो दारिम ने एक नज़र फिर से फ्रॉक को देखा था, जो उसकी निगाहों में बहुत अच्छी लग रही थी। नहीं, तुम इसे हैंडल कर पाओगी, कोई मसला नहीं होगा, पहनो। और कौन सा तुमने सारा दिन पहनना है? अभी थोड़ी देर में तुम्हें वैसे भी वलीमे की ड्रेस पहननी है, तब तक के लिए ये तो तुम पर बहुत जचेगी। और वैसे भी ये मेरी फरमाइश है, शोहर की फरमाइश को टालना गुनाह है और मुझे पता है तुम मेरा दिल बिल्कुल नहीं दुखाओगी। चलो अब बिल्कुल बहस नहीं, जल्दी से चेंज करो। वो उसे ज़बरदस्ती चेंजिंग रूम में भेजते हुए बोला था। अजीब यकीन था उसका, जैसे वो चैलेंज कर रहा था कि वो उसे कभी भी इनकार नहीं करेगी और कभी उसका दिल नहीं दुखाएगी। लेकिन नहीं, नूर को तो इनकार करना था। उसे कैसे भी करके ये बात जाहिर करनी थी कि उसकी कोई बात उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन कैसे? ये सब कुछ तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तारिम शाह का यकीन उसे मुश्किल में डाल रहा था। वो जानती थी कि सब कुछ सिर्फ कल रात की बेख्तियारी की वजह से हुआ है। ये ज़बरदस्ती का रिश्ता अब ज़बरदस्ती का नहीं रहा।
कल रात अपनी बेख्तियारी में वो खुद को सौंप कर उसने कितनी बड़ी गलती की थी, इस बात का एहसास उसे अब हो रहा था। किन सोचों में पड़ गई जानम साईं, जल्दी करो, हम पहले भी ही नीचे जाने के लिए बहुत लेट हो चुके हैं। वो उसे चेंजिंग रूम में जाने का इशारा करते हुए बोला तो हाँ में सर हिलाती जाने लगी थी। उसका फ़ोन पीछे बजने लगा था। इस सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया? दारिम साईं फ़ोन की तरफ बढ़ने ही लगा था कि नूर ने फ़ौरन खुद भागकर फ़ोन उठा लिया था। उसकी जल्दबाजी ने दारिम को काफ़ी हैरान किया था। मॉम का फ़ोन है, मैं अंदर जाके बात करूँगी उनसे, वो काफ़ी घबराए हुए लहजे में कहती फ़ोन के साथ चेंजिंग रूम में जाकर बंद हो गई थी। दारिम साईं कंधे उचकाता वहीं बेड पर बैठ कर इंतज़ार करने लगा था। नूर डार्लिंग, कैसी हो तुम? कल रात ठीक से दारिम को बता दिया ना तुमने कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता? उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं की ना? मुझे यकीन है उसने ऐसा करने की गलती नहीं की होगी, लेकिन ऐसा करने से वो खुद भी बहुत बड़े मसले में फंस सकता है। अब तुम बस अपने और उसके दरमियान फासला बना कर रखना। दारिम को अपने करीब भटकने भी मत देना, जितना हो सके उससे दूर रहना। समरा पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, जबकि उसकी बातों से नूर को बार बार कल रात के मनाजिर अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे थे। जिससे आईने के सामने खड़ी वो उस वक्त सुर्ख गुलाब हो रही थी। वो कैसे समरा को हकीकत बताए उसे समझ नहीं आ रहा था। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? अपनी बात का दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर उसने नूर को मुखातिब किया तो जैसे वो होश की दुनिया में वापस आई थी। जी मैं सुन रही हूँ, उसने मुश्किल से जवाब दिया था। मुझे ये बताओ कि दारिम का रिएक्शन क्या था तुम्हारी बातें सुनकर? कि उसने तुम पे हाथ तो नहीं उठाया या तुम्हारी किसी तरह की ज़बरदस्ती या? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने सब हैंडल कर लिया है। वो काफ़ी समझदार है, मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। उसने बड़ी मुश्किल से झूठ बोलने की कोशिश की थी जब अचानक बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई थी। जानम साईं, दरवाज़ा अंदर से लॉक क्यों किया है? मैं कौन सा तुम्हें चेंज करते हुए देखने वाला था? बाहर से शरारत से भरपूर आवाज़ ने उसे बुखलाकर फ़ोन बंद करने पर मजबूर कर दिया था। उसने आगे बढ़ते फ़ौरन दरवाज़ा खोला, लेकिन ये क्या? उसका वजूद बुरी तरह से काँप रहा था। शायद वो किसी चीज़ से खौफजदा हो गई थी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? बाहर सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अपने हाथों से चेंज करवाऊँ? नहीं। उसकी आवाज़ पर बौखला कर कुछ बोलने ही लगी थी कि दारिम ने अचानक उसके लबों पर अपनी उंगली रखकर उसे खामोश करा दिया था। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। उसे अपने बेहद करीब करता हुआ उसके कहने पर अमल करने लगा था, जबकि नूर ने घबराते हुए अपना आप उसके सीने में छुपा लिया था। उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में थामे हुए उसे अपने साथ बाहर नीचे ले आया था। स्काई ब्लू कलर की खूबसूरत फ्रॉक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। दारिम साईं की कल रात से लेकर अब तक वो बहुत सारे रूप देख चुकी थी, लेकिन उसका क्लियर करने वाला ये अंदाज सबसे प्यारा था। इन दोनों का कपल बहुत मुकम्मल और खूबसूरत था। उन्हें सीढ़ियाँ उतरते देखकर हमना ने माशाल्लाह बेसाख्ता कहा था। वालेकुम सलाम बेटा, सही नहीं, आपको देर नहीं हुई? आज हम लेट हैं, मेरा मतलब है आज हम सब ने ज़रा लेट जागे हैं, और सनान सही तो अभी जागे ही नहीं, बाबा सही ने मुस्कुराते हुए उसे बताया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा सही, ऐसे तो ना कहें, मैं भी जाग गया हूँ। न जाने अचानक सनान सही कहाँ से बरामद हुआ था, जबकि उसके ऐसा कहने पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वालेकुम सलाम, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह पाक तुम लोगों को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। बड़ी बीबी ने बेहद मोहब्बत से आज पहली बार नूर की पेशानी चूमते हुए उसे दुआ दी थी। उसे ताई अम्मी का अंदाज बहुत अच्छा लगा था। सब लोग नाश्ता करने लगे तो जरनिश रोज़ की तरह नाश्ता सर्व करने लगी। जब सना ने अचानक उसका हाथ थाम लिया था। बेगम, आज के लिए हम चारों VIP हैं, तुम बैठकर खा सकती हो, कोई मना नहीं करेगा। उसका अंदाज शरारत से भरपूर था, जबकि उसका यूं हाथ थामना जहाँ जरनिश को बेहद शर्मिंदा कर गया था, वहीं सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ बेटा साई, तुम बैठकर आराम से खाओ, मैं सर्व करती हूँ। ज़री बेगम ने मुस्कुराकर उसकी नज़र उतारी थी। एक ही दिन में सब कुछ कितना अलग हो गया था, ये सोचते हुए जरनिश के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई थी। दारिम साईं, तुम कहाँ जाने वाले हो? आज तुम्हारा वलीमा है, और वलीमे के दिन दूल्हा घर से नहीं निकलता। काम तुम कल पर रख लो, मेरा नहीं ख्याल कि आज तुम्हें आज के दिन बाहर जाना चाहिए, वो उसे समझाते हुए बोले थे। नहीं बाबा साईं, मेरा काम बहुत अहम है, अगर अहम ना होता ना तो मैं कभी बाहर जाने का ना कहता, और ज़्यादा देर के लिए नहीं चाह रहा, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, आप परेशान ना हो। दारिम साईं ने उन्हें जवाब देता ज़रा सा दर के कान के करीब झुका तो वो फ़ौरन अलर्ट हो गई थी। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, और अगर मुझे देर हो गई ना
तो वलीमे का लिबास उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज तुमने अपने दुल्हन का रूप बिगाड़ा तो मैं तुम्हारी हालत बिगाड़ दूंगा। मेरी बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में डालो। कल माफ़ कर दिया था, आज नहीं करूँगा। मैं गलती सिर्फ एक ही बार माफ़ करता हूँ, वो भी सिर्फ उन लोगों को जो मेरे लिए ख़ास होते हैं। जो लोग मेरी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखते उनको दूसरी गलती का मौका ही नहीं देता। तो मैं मौका दे रहा हूँ पहली गलती सुधारने का। चलो अब नाश्ता करो अपने हाथों से। चलो अब नाश्ता कराओ अपने हाथों से। अपनी बात मुकम्मल करता हुआ नुमाला बनाते हुए पूछने लगा तो दर ने फ़ौरन ना में सर हिलाया था। तो मुझे अपने हाथ से खिला दो, वो शरारत से मुस्कुराया था। नहीं, आप खुद खाएं अपने हाथों से, वो बेहद मासूमियत से मध्यम से लहजे में बोली थी। सबको चोर निगाह से देख रही थी। सब लोग खुद में मगन थे, उनकी बातों पर किसी का ध्यान ही नहीं था। जबकि इसके उस अंदाज पर दानिम के लबों पर दिलकश सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। बहुत क्यूट हो यार तुम, उसके कान में सरगोशी करता हुआ आहिस्ता से अपने लब उसके गाल पर रख चुका था, जिस पर दर ने बौखलाकर सर उठाकर सबकी जानिब देखा था। लेकिन वो सच में हैरान थी। इस तरफ किसी का कोई ध्यान ही नहीं था। उसकी हैरानगी पर दानिम के लब एक बार फिर से मुस्कुराए थे। तुम बहुत ज़्यादा घबरा रही हो जानिम साईं। और कुछ नहीं, वो जैसे उसकी सोच पढ़ के उसे हल बता रहा था। जबकि नूर से अब ठीक तरह से नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था। वो रूम में आई तो जाविश को सोए हुए देखकर उसने सर पर हाथ मारा। वो फिर गलत कमरे में आ गई थी और खामोशी से सनान के कमरे में आ गई थी। कमरा क्या बदला था, वो बार बार गलती से अपने पुराने कमरे की जानिब चली जाती थी। लेकिन अब उसे याद रखना था क्योंकि उसके कमरे में जाविश के साथ साथ अब सानिया कब्जा कर चुकी थी। क्या बात है बेगम, मुझे नहीं पता था नीचे से कमरे तक आते में इतना वक्त लगता है। यहाँ मैं इंतज़ार में बैठे बैठे पता नहीं कितनी सदियाँ गुजार चुका हूँ और तुम अब आ रही हो। पिछले 17 मिनट 8 सेकंड से कहाँ थी तुम? सनान ने उसे अपनी बाहों में के घेरे में लेते हुए उसे खुद में कैद कर लिया था। सच ही कहते हैं बाबा साईं, वो हिसाब किताब को बहुत पक्का था। बाबा साईं हिसाब किताब के सारे काम उसी के हवाले करते थे। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो टाइम का भी हिसाब रखता था। वो मैं गलती से गलत रूम में चली गई थी सनान साईं, मैं भूल गई थी। वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए अपनी गलती बताने लगी तो सनान भी इख्तियार मुस्कुराया था। लेकिन फिर अपनी हंसी दबा कर ज़रा सीरियस अंदाज में मुखातिब हुआ था। क्या मतलब तुम्हें अपना कमरा याद नहीं रहता? तुम्हें अपना शोर तक याद नहीं रहता? वहीं से घूरते हुए बोला तो जरनिश ने फ़ौरन सर उठाकर ना में सर हिलाकर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की थी। नहीं सनान साईं, ऐसी बात नहीं है। वो आदत नहीं है ना मुझे, इसलिए भूल गई थी। लेकिन माँ से अपने बेड पर सानिया को सोए देखा तो फ़ौरन वापस यहाँ आ गई। याद आ गया मुझे कि इस कमरे में नहीं बल्कि आपके कमरे में मेरी जगह है। आपको भला कैसे भुला सकती हूँ? आप तो मेरे शोहर हैं, मेरे लिए बेहद ख़ास हैं। आपको भुलाकर अब जीना तुम नामुमकिन सी बात है। मैं आपके बिना सांस तक नहीं ले सकती। उसे यकीन दिलाते बेख्तियारी में ही अपने दिल की बात बता गई थी, जिस पर सनान के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जबकि उसकी मुस्कुराहट देखकर जरनिश को जल्दी अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ था। अच्छा, तो मोहतरमा मोहब्बत में डूबी हुई हैं और फिर ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया। उसकी नाजुक कमर पे अपना हाथ डालते हुए उसे अपनी बेहद करीब खींच चुका था। उसके नाजुक लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेता वो मुकम्मल मदहोश हो जा रहा था जब अचानक उसका फ़ोन बजने लगा था। यार, ये किस कमबख्त ने इस वक्त फ़ोन कर लिया? मेरे सब दोस्तों को पता है कि मैं अभी भी शादीशुदा हुआ हूँ। कैसी गुस्ताखी किस गुस्ताख ने की है? उसका हाथ अपने हाथ में थामे उसे अपने साथ बेड तक ले आया था, क्योंकि उसे यकीन था कि अब वो उसके साथ मज़ीद रुकने की गलती नहीं करेगी बल्कि भागने के लिए पर तोलेगी। और वो इतनी आसानी से उसे छोड़ तो हरगिज़ नहीं सकता था। उसके शरारती अंदाज पर सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन को देखने तक थे। उसके बाद उसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी छा गई थी, जिसे देखकर जरनिश भी परेशान हो गई थी कि अचानक उसे क्या हो गया है। उसने जरनिश का हाथ छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर अब इस वक्त परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। क्या हुआ सनान साईं, सब ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हैं। वो उसकी परेशानी पूछे बगैर ना रह सकी थी। हाँ, मेरा मतलब है कुछ नहीं, बस एक दोस्त की कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो फ़ोन अटेंड करता कान से लगाता कमरे से निकल गया था, जबकि उसके अंदाज ने जरनिश को परेशान कर दिया था। वो गहरी नींद में था जब उसे अपने करीब खुशबू का झोंका महसूस हुआ था। उसने आहिस्ता से आंखें खोल कर देखा तो अभी तक वो कल वाले लीले लिबास में थी। वो मुस्कुराकर आंखें फिर बंद कर गया था। उसे तंग करने की नीयत से साही उठे ना। कितनी देर हो गई?
है, कब जागेंगे? इतना बड़ा काम पड़ा है, ज़रा एहसास नहीं आपको मैं अपनी ज़िम्मेदारी का? हर वक्त सिगरेट पीते रहते हैं। साहिर साईं अभी भी उठ जाए, मुझे शॉपिंग पर लेकर जाना है आपने। ओ खुदाया, कहाँ फंस गई हूँ मैं इस नशे के साथ। साहिर, आप उठेंगे या मैं बाबा से आपकी शिकायत करूं? हद है, सारी रात मुझे सोने नहीं देते और सुबह उनकी आंख नहीं खुलती। साहिर साईं, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अब उठते हैं या मैं बाबा साईं से आपकी शिकायत करूं? ठीक है, फिर सोते रहें, मैं जा रही हूँ शिकायत करने। वो उसे जगाते हुए हार कर बाहर जाने लगी थी कि अचानक साईं ने अपना हाथ थाम के उसे अपनी जानिब खींचा था। वो लहराती हुई सीधी उसके सीने पे आ गिरी थी। बहुत शौक है ना तुम्हें मासूम लोमड़ी मेरी चुगलियाँ करने का? उसी लम्हे बेड पे गिराता हुआ उसके दोनों हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लॉक कर चुका था। मैंने आपको कोई चुगली नहीं की, खबरदार जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। वो सख्ती से बोलती, साथ ही अपनी नाक चढ़ाई थी। आज तक साहिर को उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अचानक उसकी इस आदत पर बहुत प्यार आया था। उसके चेहरे पर झुकते हुए उसकी छोटी सी नाक पर लब रखता उसके खूबसूरत लबों पर झुक गया था। उसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद करता हुआ उसकी खुशबू में बसेरा करने लगा था। साहिर साईं, वो उसे दूर हटा गहरी सांस लेती उसका नाम लबों तक अदा करती मुंह बना गई थी। नशे कही कि आज के बाद मेरे इतने करीब मत आइएगा जब तक आप सिगरेट नहीं पिए, वरना मुझसे दूर रहिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपका सिगरेट पीना, वो नाराज़गी से कहने लगी तो साहिर मुस्कुराया था और बिना उसकी नाराज़गी की परवाह किए एक बार फिर उसके लबों पर झुक गया था। जब सिगरेट पीता हूँ तो तुम्हारी तलब जागती है, और जब तुम्हें अपनी जग करीब महसूस करता हूँ तब सिगरेट की तलब जागती है। इसलिए बेहतर होगा जिस तरह से मेरी सिगरेट ने तुम्हें कबूल कर लिया, इस तरह तुम मेरी सिगरेट को कबूल कर लो, क्योंकि सिगरेट मेरी सांसों में बसी है और तुम मेरी रूह में। तुम दोनों को छोड़ना मेरे बस से बाहर है। मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा तुम्हारे लबों को अपने लबों से छूना। तुम सिगरेट से भी ज़्यादा नशीली हो। वो उसके चेहरे को छूता हुआ एक बार फिर से उसके लबों पर झुकने लगा था कि अचानक मंजर तब्दील हुआ था। उसने आंखें खोलकर देखा तो खुशबू में बसा वजूद कहीं नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा दुपट्टे का टुकड़ा था जो कल उसके नीले सूट से फटकर दारिम के कमरे के दरवाजे के साथ ही रह गया था। कल दौड़ लगाते हुए शायद उसका दुपट्टा फट गया था। वो इस रंग को पहचान कर उसने खुद ये टुकड़ा अपने पास रख लिया था, लेकिन तब भी वहाँ से वापस देने की नीयत से उसे नहीं लेकर आया था। मासूम लोमड़ी, तुम मेरे ख्वाबों में भी आ पहुंची हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही ख्वाब में आकर मुझे नशेई बोलने की? और मैं क्या क्या कर रहा था वो खुद पर हैरान हुआ था। खैर, मेरी तो बीवी है, क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब तो शादी के बाद भी होना ही है, लेकिन उसने मुझे नशेई नहीं बोलना चाहिए था। सब बहुत ख़राब हो गया, ख्वाब में भी बहुत ज़्यादा हो गया। उसका दिमाग ठिकाने पर लगाना पड़ेगा, वरना ये तो शादी के बाद भी मुझसे फ्री हो जाएगी। खैर, सिगरेट कोई मसला नहीं है। वो अपने उंगली में सिगरेट दबा कर एक गहरा कश लेते हुए बोला था। ये तो उसे कबूल करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका ध्यान अपनी अगली जसारत पर गया था। क्या वो सच में सिगरेट से ज़्यादा नशीली होगी? उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। मासूम लड़की, अब तो एक जाम तुम्हारे लबों से भी पीना ही होगा, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। वो अपना सिगरेट ख़त्म करता उठकर फ्रेश होने चला गया था। वलीमा शुरू हो गया था। कल की बनिस्बत आज मेहमान बहुत ज़्यादा थे और दारिम का कहीं अता पता नहीं था। सब कुछ साहिर सनान साई ने संभाल लिया था। दारिम को बार बार फ़ोन करने के बाद उन्हें पता चला कि वो नहीं आ सकता, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। सब लोग ही जानना चाहते थे कि आखिर दारिम साई कहाँ चला गया है, जो अभी तक उसकी वापसी नहीं हो रही। आज उसने लाइट पिंक कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा ज़ेबतन कर रखा था। आज वो कल की बनिस्बत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर दारिम की मोहब्बत के हज़ारों रंग खिले हुए थे, लेकिन उसके साथ उसका दूल्हा नहीं था। सनान साई जरनिश के साथ बैठा कितने मुकम्मल लग रहा था, जबकि दारिम साई ना जाने कहाँ चला गया था उसे छोड़कर। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था वो कमरे में जाते ही लिबास बदल देगी। अगर उसके साथ वलीमे की तकरीब में शिरकत में शामिल नहीं हो सकता था तो वो क्यों रखे उसका दिल। मैं कमरे में जाकर ड्रेस चेंज कर दूँगी, और जब मुझे ये वजह पूछेंगे तो कह दूँगी कि मैं नाराज़ हूँ। ये क्या बात हुई? ऐसे कोई करता है क्या? सनान, अदा और जरनिश, अदी की हर कोई तारीफ़ कर रहा है और मेरे दूल्हे का कोई अता पता ही नहीं। आप सच में बहुत बुरे हैं दारिम साई, आई हेट यू।
वो अपनी सोचों में न जाने कहाँ कहाँ तक चली गई थी जब उसे एहसास हुआ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रही है। वो तो दारिम के साथ ऐसा कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती थी जिसमें वो नखरे दिखाए, दारिम से रूठे और दारिम उसके नाज नखरे उठाए, उसे मनाए। उसने तो दारिम के साथ ये ताल्लुक़ रखना ही नहीं था जिसे सोचकर वो इतरा रही थी। उसे तो दारिम से दूर रहना था, उसे फासला बना के रखना था। वो अपनी बेलगाम सोचों ख्वाहिशात को लगाम देती अपनी अंदर छुपे दर नूर को मज़ीद छुपाने की कोशिश करने लगी थी, जो दारिम की मोहब्बत चाहत और तवज्जो को पाकर बाहर आ रही थी। फूफो साईं, आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, आप वापस कैसे जाएंगी? कुछ दिन रुक जाए ना यहीं पर। बाबा साईं आपकी फ़्लाइट का मसला हल कर देंगे, उनके पास बैठी जावेद शुजानिया उनकी फ़िक्र करते हुए बोली थी। उनकी तबीयत कल से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव थी जिसका वो काफ़ी अरसे से इलाज करवा रही थी, लेकिन उन्हें यहाँ की आबो हवा बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। उन्हें काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम हो रही थी जिसे वो शादी के दौरान मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन अब उनकी जिल्द सुर्ख हो रही थी और उन्हें मुसलसल अपने जिस्म पर जलन महसूस हो रही थी। शादी मुकम्मल होते ही वो जाने का फ़ैसला कर चुकी थी, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ वो दिल की मरीज़ा भी थी। उन्हें छोटी मोटी बीमारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम की वजह से वो जल्द वापस लौट जाना चाहती थी। इसलिए आज वलीमे की रस्म ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपनी वापसी की तैयारी कर ली थी। उनकी वापसी की खबर सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। घर के तो बच्चे सब उनके पास बैठे उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे। हाँ सारा, अकेले क्या करोगी तुम? आरिफ अपने हॉस्टल में रहते हैं और आरिश भी लड़का है, वो कैसे ख्याल रखेगा तुम्हारा? तुम यही रुको, घर की बच्चियां ख्याल रखेंगी तुम्हारा। बाबा साईं ने भी रुकने के लिए कहा था। रुक तो जाऊँ अदा साईं, लेकिन मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। आप तो जानते हैं ना आरिश और आरिफ कितने लापरवाह हैं, उन्हें अपना होश तक नहीं होता। फ़िलहाल अपने डॉक्टर से भी नहीं बदल सकती, वरना आप लोग को छोड़कर जाने को मेरा भी दिल नहीं कर रहा। वो ने अपनी मजबूरी बताते हुए बोली तो बाबा साईं कुछ नहीं बोल पाए थे। जब उन्होंने एक नज़र मुस्कुरा कर सना की जानिब देखा था, वैसे मैं सोच रही हूँ क्यों ना सना को अपने साथ ले जाऊँ हमेशा के लिए। ये रखेगी ना मेरा ख्याल, मेरी सारी जिम्मेदारियाँ भी संभाल लेगी, मेरी सारी टेंशनें, सारी परेशानियाँ मैं जल्दी उसके सर पे डाल दूँगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए सबने साथ लगाया तो सना खामोश सी हो गई थी। इंशाल्लाह तुम्हारी ही बेटी है, जब चाहे ले जाओ, बाबा साईं ने मुस्कुराते हुए कहा था। ऐसे नहीं लेकर जाऊंगी, बहुत धूमधाम से आऊँगी, बारात लेकर अपनी जान को दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगी। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बहुत खुशी से बोली थी, जबकि सना उनकी बातों के दरमियान बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये सब साजिश है मेरे बेटे के खिलाफ, साजिश की गई है। मैं ये सब कुछ नहीं मानता, मैं तुम सबको मुअत्तल करा दूंगा। तुम लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना इसकी सज़ा तुम लोग को ज़रूर मिलेगी। मेरे बेटे को मारा है तुम लोगों ने, तुम लोग इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, मैं जान ले लूँगा तुम सबकी। मलिक गुस्से से पागल हो रहा था, जबकि पुलिस स्टेशन की सीट पर शाने बेनियाजी से बैठा वो लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट से जाए उसका तमाशा देख रहा था। मैं जानता हूँ तुम्हारी साजिश है, ये सब कुछ तुमने करवाया है दारिम साईं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे बेटे की जान ली है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मलिक गुस्से से पागल हो रहा था दारिम की जानिब बढ़ा था, जब अचानक पुलिस वालों ने उसे काबू करने की कोशिश की थी। मलिक, मुझे अफसोस है तुम्हारे बेटे का, लेकिन यूँ पागलों की तरह हरकतें करके क्या जाहिर करना चाहते हो? सियासत का दौर है, तुम्हारी पार्टी आने वाली है और तुम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो। अगर यूँ पागलपन करते रहे तो तुम्हें सीट नहीं मिलेगी। सियासत की कोई भी पार्टी तुम्हें अपने साथ लेने से इनकार कर देगी, तो होश से काम लो। बेटा ही मरा है, कोई क़यामत तो नहीं आ गई, क्यों बावले हुए जा रहे हो? मुझे खुद बहुत अफसोस है तुम्हारे बेटे का, क्योंकि मैं वाकई उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन ये आधी रात को जेल से भागकर पुलिस की गोली का निशाना बन गया बेचारा। वो अफसोस से सर हिलाते हुए बोला तो मलिक ने ना में सर हिलाया था। मेरे बेटे को मुझ पर पूरा यकीन था, वो इतना बुज़दिल नहीं था यूँ भागने की कोशिश करता। वो मेरा बेटा था, शेर का बेटा, वो इस तरह से कभी नहीं भाग सकता था, जबकि वो जानता था कि मैं बहुत जल्द उसे जेल से आज़ाद करवाने वाला हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मारा है मेरे बेटे को, ये सब पुलिस वाले शामिल हैं तुम्हारे साथ, ये सब बिके हुए हैं, मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको सज़ा मिलेगी। तुम लोगों ने मेरे बेटे को कत्ल किया है, मैं तुम्हें आसानी से माफ़ नहीं करूंगा, वो चिल्लाते हुए बोला था। अफसोस इस बात का है कि शेर का ही तो बेटा नहीं निकला, वो गीदड़ निकला। मलिक, वैसे तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा ही बेटा था?
खैर मैं ज़्यादा पर्सनल में इंटरफेयर नहीं करता, मगर तुम्हारे बेटे का अफसोस हुआ। वो खड़े होते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा था जब अचानक उसके सामने से गुजरते हुए उसके करीब रुक गया था। आज के बाद मेरे घर की जानिब आंख उठाकर मत देखना मलिक। कहा था ना तुमसे कि अपने बेटे की लाश को कंधों पर उठाने के लिए तैयार रहो। मैं अपनी बीवी की नहीं, तुम्हारे बेटे के जनाजे की तैयारी कर रहा था। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे के नसीब में जन्नत है या नहीं, मगर मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे नसीब में क्या है। लेकिन हम तो सिर्फ मरहूम के लिए दुआ ही कर सकते हैं ना। अल्लाह तुम्हें सब्र दे और हदायत भी। वो एक नज़र उसे देखता हुआ मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया था, जबकि मलिक वहीं ज़मीन पर बैठा धाड़े मार मार कर रोने लगा था। वो उसे जेल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका था। वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था और कुछ ही दिनों में उसे जेल से आज़ाद करवा लेता। लेकिन पुलिस वालों को कहना था कि कल रात उसने जेल तोड़ने की कोशिश की जिसमें वो इनकाउंटर में मारा गया। मलिक को इस बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि पुलिस वालों के पास इस चीज़ का मुकम्मल सबूत था और सबूत के आगे वो आवाज़ नहीं उठा सकता था। साईं, मुझे यकीन है अब ये मलिक खामोश नहीं रहेगा। ज़रूर कोई ना कोई गेम करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये इतनी आसानी से अपने बेटे की मौत को जाने नहीं देगा। उसका ख़ास आदमी उसके साथ बाहर आते हुए कहने लगा था, मुझे परवाह नहीं कि वो क्या करता है और क्या नहीं। उसने मेरी बीवी को जान से मारने की साजिश की। अपने उस बेटे के लिए उसे जीने का कोई हक ही नहीं था। न जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करके आज़ादी से घूम रहा था ये दरिंदा। मुझे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस वालों ने उसे खुद ख़त्म कर दिया, वरना उसे तो मैं अपने हाथों से मारने से भी पीछे ना हटता। तारिम गाड़ी में बैठते हुए बोला था। तो क्या मतलब उसे आपने नहीं मरवाया? उसका आदमी कुछ परेशानी से कहने लगा था। उसे तो यही लगा था कि तारिम ने उसे जान से मरवा दिया है। अनसा, मैंने कहा है कि अच्छा हो पुलिस वालों ने मार दिया ना, मैं भी मार ही देता। मैंने कब कहा है कि मैंने उसे नहीं मरवाया? वो उसे देखते हुए शातराना अंदाज में मुस्कुराया तो अनसर भी उसे देख के हंसने लगा था। साईं, बहुत वक्त हो गया है इस सब में। मेरे ख्याल में अब हमें हवेली चलना चाहिए। हमें उस शहर में नहीं आना चाहिए था। वहाँ आपका वलीमा चल रहा है और हम यहाँ इन फजूल कामों में पड़े हुए हैं। मलिक का बेटा इतना भी अहम नहीं था कि उसके लिए आपने इतना अहम मौका छोड़ दिया जाए। चलें अब सीधा वहीं चलते हैं। सुबह से रात होने को आई है, सब बहुत खफा हो रहे होंगे। वो उसे देखते हुए बोला तो दारिम ने हाँ में सर हिला दिया था। यकीनन वो भी नाराज़ हो रहे होंगे और न जाने उसकी जानिब साईं किस तरह से रिएक्ट करेगी। बस मुंह धो कर ना बैठी हो। क्या मतलब है उसकी शादी हो गई? ऐसा नहीं हो सकता। नूर सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं उसके लिए मज़हब भी कबूल कर लूँगा। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी उससे शादी करो। और मुझे नूर चाहिए किसी भी कीमत पर। वो मेरी है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी। मैं उसे किसी और का नहीं होने दूँगा। और अगर तुम लोगों ने उसकी शादी मुझसे नहीं करवाई तो मैं तुम लोगों का भी जीना हराम कर दूँगा। मत भूलो जिस ऑफिस में मैं इस वक्त तुम बैठे हो ये मेरा है। तुम मेरे टुकड़ों पर पलते हो। ये आशी तुम मेरे दिए हुए पैसों से करते हो। तुम्हारे पास अपना है ही क्या? ये कंपनी तो तुम जुए में हार बैठे हो। ये सब कुछ मेरा है और ये कंपनी मैं तुम्हें देने के लिए सिर्फ इस शर्त पर राज़ी हुआ था कि तुम मुझे नूर से सेट करवाओगे। लेकिन नहीं, वो लड़की सीधे तरीके से डेट के लिए तैयार ही नहीं हुई थी और अब तुम लोगों ने उसे पाकिस्तान भेजकर उसकी किसी और से शादी करवा दी है। तुम लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हो, लेकिन याद रखना अगर नूर मेरी ना हुई तो तुम्हें भी मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सड़कों पे ले आऊँगा मैं तुम लोगों को। मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर। तुम लोगों के कहने पर मैंने उसके इतने नखरे बर्दाश्त किए। सिर्फ उसकी रजामंदी के लिए मैंने कभी उसके पीछा नहीं किया, उसे तंग करने की कोशिश नहीं की। उसका नंबर होने के बावजूद मैंने कभी उसे फ़ोन नहीं किया। तुम लोगों के नाम पर मैं पिछले 3 साल से मुझे दिन रात लूट रहे हो और जब मेरी उससे मिलने की बारी आई तो तुम लोगों ने उसे मुझसे दूर कर दिया और अब उसको पाकिस्तान भेज दिया। सब समझ रहा हूँ मैं तुम लोगों की गेम को। एक बात कान खोलकर सुन लो माइक, मुझे नूर चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर तुम लोगों ने उसकी शादी मुझसे नहीं करवाई ना तो मैं तुम लोगों के साथ बहुत बुरा करूँगा। इस लड़के को तो हासिल कर ही लूँगा, लेकिन मैं तुम लोग को भी कहीं का नहीं रहोगे। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों पर फ्रॉड केस करूँगा। जो इतने सालों से तुम लोग मुझे उसके नाम पर लूट रहे हो इसके खिलाफ, और बाकी बातें बाद में होंगी। बहन गुस्से से पागल हो रहा था। उसे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि नूर की पाकिस्तान में शादी हो चुकी है और अब बहन से माइक और समरा को डर लग रहा था, क्योंकि 3 साल पहले उन्होंने
बेन ने माइक के घर पर उसे देखा था, तब वो उसे अपनी कंपनी छोड़ने का नोटिस देने आया था। लेकिन नूर पर उसकी नीयत ऐसी ख़राब हुई थी कि वो उसे डील करने पर आ गया था। वो नूर के लिए कुछ भी करने को तैयार था और माइक ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था। उसने नूर के नाम पर बेन से अच्छा खासा पैसा ले लिया था। लेकिन बाद में नूर ने बेन से तुम मिलना तो दूर की बात, उसे एक नज़र देखना गवारा नहीं किया था। पहले तो वो उसे यही कहते रहे थे कि नूर थोड़ी सी इस्लामिक टाइप लड़की है, वो इस तरह से डेट वगैरह पर नहीं जा सकती, लेकिन वो शादी के लिए मान जाएगी। और जब वो इससे शादी के लिए तैयार हुआ तब उन लोगों ने बहाना किया कि वो किसी मुसलमान से ही शादी करेगी। वो उसके पीछे इतना पागल हो चुका था कि वो उसके लिए इस्लाम तक कबूल करने को तैयार हो गया था। अब वो उन्हें तंग कर रहा था कि अब उसे किसी भी हालत में नूर से मिलवा दिया जाए। जब नूर ने अपनी माँ समरा को ये बताया कि जायदाद में उसका भी अच्छा खासा हिस्सा है, अगर समर की जायदाद का 10% भी उसे मिल जाता है तो वो बैन के सारे पैसे उसके मुंह पर मारकर अपनी कंपनी छुड़वा सकते थे। इस चीज़ के लालच में समरा ने नूर को पाकिस्तान जाने की इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन अब वो यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुकी थी। अब बैन उसके साथ क्या करने वाला था वो नहीं जानते थे। बस किसी भी हाल में उन्हें नूर से बैन की बात करवानी थी, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो वो कैसे भी करके उन्हें बैंक के पैसे वापस करने थे, जिसकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो एक दिन में तो क्या एक ज़िंदगी में भी नहीं दे सकते थे। उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है बैन, वहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती सब कुछ करवा लिया गया है। वो शादी के लिए तैयार नहीं थी तो तुमसे शादी करने के लिए तुमसे शादी के लिए तैयार थी। वो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन वहाँ उन लोगों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी दानिम से करवा दी है। पता नहीं वहाँ मेरी बेटी पर क्या क्या जुल्म हो रहे होंगे। तुम्हें आप नहीं पड़ी है, मेरी मासूम बच्ची पर न जाने वहाँ किस हाल में होगी। समरा आंखों में नमी लाते हुए उस अंदाज में बोली कि बैन के साथ माइक भी हैरानगी से उसे देख कर रह गया था। तुम क्या कहना चाहती हो कि वहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है? अगर ऐसा है तो मैं उन पर केस कर दूंगा। नूर पर किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं उसे दानिम से तलवाक दिलवाऊंगा। बैन जज्बाती हुआ था। वो खुद लेगी, 6 महीने के बाद वो खुद इस रिश्ते को ख़त्म कर देगी। ये एक डील है उसके बाप से उसके दरमियान। उसने अपने बाप से वादा किया है कि वो 6 महीने तक उस आदमी के साथ रहेगी, उसके बाद उससे तलाक ले लेगी। तो उसके बाप ने भी उसकी शर्त मंजूर कर ली है। अब डील के मुताबिक वो 6 महीने तक उस आदमी को नहीं छोड़ सकती। वो उसे मुकम्मल बताते वो बोली तो बैन ने हाँ में सर हिलाया था। लेकिन क्या गारंटी है कि वो 6 महीनों में उसे टच नहीं करेगा? वो काफ़ी देर सोचने के बाद बोला तो समरा परेशान हो गई थी। तुम मेरी बेटी को हल्के में ले रहे हो बैन। मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है, वो इतनी आसानी से किसी जाहिल गवार के पास नहीं जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है और अपने आप को तुम्हारे अलावा किसी को छूने नहीं दे रही। समरा ने उसे यकीन दिलाया था, साथ ही बैन को भी खुशफहमी में मुब्तला कर दिया था। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसे बात करना चाहता हूँ। मुझे उसका पाकिस्तान का नंबर दो, वो कुछ सोचते हुए बोला था। काश ऐसे मुमकिन होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर वहाँ किसी को पता चल गया था कि मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है तो उसे जान से मार। समरा ने जानबूझकर बॉयफ्रेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जो बैन को यकीनन बहुत पसंद आया था। ठीक है, लेकिन उसे कहते ना, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़्यादा मसला हुआ तो मैं हल कर लूँगा, लेकिन आने की कोशिश करें, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बैन कुर्सी से उठते हुए बोला था। हाँ, सब हम समझ सकते हैं, तुम फिक्र मत करो, वो ख़ुद भी वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। समरा ने उसे समझाते हुए कहा था। तो माइक ने अपनी बीवी की एक्टिंग को दिल ही दिल में सराहा था। माइक के जाने के बाद वो दोनों पुरसुकून हो गए थे, लेकिन मसला ये था कि अब आगे क्या होगा। क्या बात है जाना, रोज़ रोज़ ये अच्छा नहीं, जुल्म है। अपने मासूम शौहर पर उसने अपने कमरे में कदम रखा तो अपनी दुल्हन के रूप में मुकम्मल तैयार उसे देखकर शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ नज़र झुका गई थी। जब सनान उसके करीब आते हुए उसकी गोद में अपना सर रख गया था। आज तो कल से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, मैं कैसे संभालूं अपने दिल को? उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुकाते हुए शरारत से बोला था। उसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेता वो करवट बदल कर उसे बेड पर डालता खुद उसके ऊपर आ चुका था, जबकि मज़ीद उसकी जसारतों पर जर्निश ने अपनी आंखें बंद करते हुए खुद को उसके हवाले कर दिया था। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला। उसे यकीन था इतना खूबसूरत रूप बिगाड़ कर उस वक्त वो मज़े से गहरी नींद में सो रही होगी। उसने बोझ को बहुत जल्द उसकी सोचों पर पानी फेर दिया था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसके सामने खिड़की में लगी न जाने किन सोचों में मसरूफ़ थी। वलीमा के खूबसूरत पिंक कलर के लहंगे में वो आसमान से उतरी कोई हूर परी लग रही थी। दारिम ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को लगाम डाला था। खामोशी से उसके पीछे आ रुका। अगर ये कहूँ कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी तो शायद ये मेरी खुशफहमी होगी, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम आज मेरे
इस खुशफहमी में मुझे मुब्तला कर दो। उसका रुख अपनी तरफ करता हुआ उसका हसीन चेहरा देखने लगा था, जिस पर नाराज़गी साफ जाहिर हो रही थी। वो चेहरा फेर गई थी। नाराज़ होना भी चाहिए, तुम्हारा हक बनता है। मैंने बहुत गलत किया ना आज, लेकिन यकीन करो ज़रूरी काम ना होता तो मेरा दिमाग ख़राब है जो अपनी इतनी हसीन बीवी को छोड़कर कहीं जाता। लेकिन फिर भी तुम हक पर हो। मैं अपनी गलती को दिलो जान से कबूल करता हूँ। वो इस गलती का साला करने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ निकाल के उसके सामने करने लगा था। उसके हाथ में एक बेहद खूबसूरत डबल डी लफ्ज़ का पेंडेंट था जो उसे बेहद पसंद आया था, लेकिन वो इतनी जल्दी उसे कबूल तो नहीं कर सकती थी। आज इतनी मुश्किल से उसने दिन गुजारा था, सारा दिन उसका इंतज़ार किया था। वो कब आता है, कब सब लोगों के सवालों का जवाब देता है, लेकिन वो आया ही नहीं। वो अकेली रही और जरी और सनान सारा दिन एक दूसरे के साथ थे। वो बार बार एक दूसरे के कान में सरगोशी करते, उसके कान में सरगोशी करते उसे शर्माने पर मजबूर करता रहा, और उसके शौहर का कोई अता पता ही नहीं था। मान जाओ ना जानम साईं, यह हसीन रात गुजरती जा रही है। उसका एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत अहम है। मैं ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता। वो रात तो कानों में मीठी सरगोशियाँ करके एक दूसरे की पनाहों में एक दूसरे की कुर्बत को महसूस करने की है। क्यों नाराज़ होकर मुझ मासूम पर सितम ढा रही हो? उसके गले में खूबसूरत लॉकेट पहनाते हुए बेसाख्ता उसकी गर्दन को अपने लबों से चूम गया था, जिस पर नूर ने घबरा कर अपना रुख फेर लिया था। दारिम ने मुस्कुराते हुए उसके वजूद से भारी दुपट्टे का साया हटाया था। अब भी नाराज़ हो? बहुत आहिस्ता से उसका रुख अपनी तरफ करते हुए वो उससे सवाल करने लगा था। क्या आपको फ़र्क पड़ता है मेरे नाराज़ होने से? वो उसे देखते हुए बेहद मध्यम आवाज़ में पूछने लगी थी। क्या मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? उसने उल्टा उसी से सवाल किया था। जी नहीं, मेरे सामने ज़्यादा ड्रामे ना करें। मैं जानती हूँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फ़र्क पड़ता तो मुझे कभी छोड़ कर ना जाते। आज कितनी मुश्किल से दिन गुजारा है मैंने, अंदाज़ा भी नहीं है आपको। अदा साईं और अदी कितने खुश लग रहे थे, और मैं वहाँ पागलों की तरह आपका रास्ता देख रही थी। पता नहीं सदान, अदा, जरनिश अदी के कान में क्या सरगोशियाँ कर रहे थे। उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए अदी कितनी खूबसूरत लग रही थी, और वो अपनी धुन में बोलते हुए जैसे अपनी नाराज़गी की वजह बता रही थी। उसके लहजे में हसरत थी जिसे दारम ने महसूस किया था। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने ये हसीन रूप मेरे लिए रखा, नाराज़गी के बावजूद भी। और तुम्हारा दूसरा मसला मेरा वहाँ पर ना होना, तो उसके लिए भी माजरत करता हूँ। देखो, अभी तुम मेरा रास्ता देख रही थी कि मैं आ गया, और जहाँ तक तीसरे मसले की बात है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि सनान साई कौन सी सरगोशियाँ कर रहा था जिससे जरनिश मुस्कुरा रही थी। उसके कान पर लब रखते हुए कुछ बोलने ही लगा था कि दर्री ने उससे धक्का देते हुए खुद से दूर किया था। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, मैं सब जानती हूँ। वो ऐसे घूरते हुए बेड पे आ बैठी थी। यही तो मसला है तुम्हारे साथ जानम साईं कि तुम कुछ नहीं जानती। अगर तुम जानती तो यकीन करो इतनी दूर होकर कभी ना बैठती। उसे थाम कर अपने बेहद करीब करते हुए उसे अपने साथ ही बेड पे लिटा गया था। वैसे तुम्हारे साई का क्या बना? मैं अभी तक इंतज़ार में हूँ। तुम्हारे केस का क्या बना? मैं अभी तक इंतज़ार में हूँ। उसके चेहरे पर जा बजा अपने लब रखते हुए वो बेहद शरारती अंदाज में सवाल करने लगा था, जिस पर नूर ने उसे घूर कर देखा था। अच्छा सॉरी, क्या आज किस करने का मूड नहीं है? वो उसे देखते हुए एक बार फिर शरारत से मुस्कुराया था। हटे, मुझे बात नहीं करनी आपसे, वो उससे दूर होते हुए बोली थी। दारम का कहकर बुलंद हुआ था और अगले ही लम्बे उसे अपनी जानिब खींच लिया था। मजाक था जानम साईं, तुम तो एक ही रात में सीधी हो गई, हजम नहीं हो रहा। वो हंसते हुए उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए उसके लबों पर झुकता उसे खुद में कैद कर चुका था, जबकि नूर हर चीज़ को भुला कर उसकी बाहों में कैद हो चुकी थी। वो कब से उसके सुर्ख अनार चेहरे को देख रहा था। उसकी नज़रों में अब तो खुमार बाकी था। ये तो नहीं कहा जा सकता था कि उससे मोहब्बत के सामने अपना आप हार गई है। नहीं, वो हारने वालों में से तो नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? वो लम्हे में सारे नखरे छोड़ छाड़ के उसकी पनाहों में आ गई। उसके दिली जज्बात से तो वो अच्छे तरीके से वाकिफ़ था। वो अच्छे तरीके से जानता था कि वो उसके बारे में क्या सोचती है, उसके दिल में उसके लिए किस तरह के जज्बात हैं। वो बहुत ज़िरिक नज़र रखता था और अंदर तक झांकने का फ़न जानता था। उसके पाकिस्तान आने के बाद वो जानबूझकर उसके इतने करीब गया था। वो जानना चाहता था कि वो अपने उस रिश्ते को किस निगाह से देखती है, और उसे जानकर बेहद खुशी हुई थी कि वो उसके साथ जुड़े उस रिश्ते को कबूल करती है। लेकिन फिर उसका यूँ कहना कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती बल्कि सिर्फ अपनी जायदाद की खातिर पाकिस्तान तक आई है, उसे सोच में डाल गया था। चाचू साईं की शर्त पर वो किसी किस्म का एहतजाज तो नहीं कर सका, लेकिन उसे सोच लिया था कि अपने और दर के रिश्ते में कभी भी किसी शर्त को नहीं लाएगा। वो उसके लिए ये बात उसने कल रात कमरे में आते ही दर को बता दी थी कि उसकी नज़र में उसके बाप और उसके बीच में चलने वाली डील से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, और ना ही वो ऐसी किसी भी डील का हिस्सा बनना चाहता है। उसकी
वो उसकी बीवी है और उसके साथ बीवियों जैसा ही ताल्लुक़ रखना चाहता है, जिस पर कल उसने दर का रिएक्शन भी देख लिया था। फिर जहाँ सारी रात दर ने अपना आप उसके हवाले कर दिया था, वहीं सुबह पर उठते एक अलग अंदाज मिला था। लेकिन आज की रात फिर एक अलग अंदाज देखने को मिला था। वो उसे बुरी तरह उलझा रही थी, क्योंकि वो खुद उलझी हुई थी। शायद वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। एक 18 साल की लड़की के लिए ज़िंदगी के दाव पे समझना आसान नहीं होता। उसने नोट किया था, कभी उधर बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती हुई तो कभी मैच्योर और समझदार लगने लगती थी। रात जहाँ वो उसे बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की लग रही थी, वहीं थोड़ी देर गुजरने के बाद वो एक डरी सहमी उसकी पनाहों में छुपी मासूम सी गुड़िया लग रही थी। उसका असल कौन सा रूप था वो तो समझ नहीं पा रहा था। जहाँ तक उसे समझ आ रहा था वो उसे कंफ्यूज लगी थी। वो अपनी दौलत के लिए यहाँ तक आ गई थी क्योंकि अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यहाँ आने के बाद उसके साथ क्या होगा। शायद वो हर चीज़ को प्लान करके आई थी और शादी उसके प्लान में शामिल नहीं थी। शायद इसीलिए वो शादी को लेकर कंफ्यूज थी। और इन सब चीज़ों में जो चीज़ दारिम साई को सुकून दे रही थी वो थी उसकी आंखों में छुपी शर्म हया, उसके अनकहे जज्बात। उसने खुलकर उसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसका एक एक अंदाज चीख कर दारिम साई को बता चुका था कि वो उसकी मोहब्बत में पूरी तरह से डूबी हुई है। उसके चेहरे पर निगाहें जमाए बस खामोशी से उसे देखे जा रहा था, जो थोड़ी देर पहले उसकी भरपूर शिद्दत और जसारतों को सहकर सोई थी और कहनी के सहारे सर रखे बस उसके हसीन मुखड़े को देख रहा था, जो बेतहाशा खूबसूरत हरगिज़ नहीं था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की शर्म और हया उसे बहुत मुनफरिद बनाती थी। वो खुद को बोल्ड शो करने की कोशिश करती थी और ये जाहिर करना चाहती थी कि वो हर चीज़ को हैंडल कर सकती है और हर चीज़ से लड़ सकती है, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। वो अंदर से एक मासूम बच्ची थी जो खुद भी नहीं जानती थी कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं। उसे एक मजबूर सहारे की ज़रूरत थी। उसे सही और गलत की पहचान बताने की ज़रूरत थी, लेकिन उसे लगता था कि वो अपनी ही गलती खुद जानती है और अकेले हर चीज़ कर सकती है। वो मजबूत नहीं थी, बस मजबूत बनना चाहती थी, जो उस जैसी लड़की के लिए काफ़ी मुश्किल था। बेआसरा और आज़ाद माहौल में वो परवरिश पाने के बावजूद भी एक मशरक़ी लड़की थी, जो उसके लिए आज से नहीं बल्कि 15 साल से उसकी सांसों में धड़कने वाला दिल बनी हुई थी, जिसके जीने की वजह बनी हुई थी। उसका इस ज़िंदगी में क्या मकाम था वो खुद भी नहीं जानता था, बस वो उसके लिए पूरी दुनिया थी। वह आहिस्ता से अपना हाथ उसके गाल पर रखते हुए उसकी उंगलियों को के पोरों से छूने लगा था। जब नूर ने नींद में ही ज़रा सी आंखें खोलकर उसे देखा था, वो उसे ही देख रहा था। उसके देखने पर दारिम साई दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराया था, जबकि दिल बिना कुछ कहे मंदी मंदी आंखों से उसे देखती आहिस्ता से उसके सीने में खुद को छुपा गई थी। उसकी इस हरकत ने दारिम साई के दिल की धड़कनें तेज़ कर दी थी। वो लम्हे भर में उसे अपनी पनाह में कैद कर चुका था। उसे अपने सीने में भींचकर वो उसके माथे पर अपने देखते हुए लब रखता खुद भी पुरसुकून सा आंखें बंद कर गया था। उसका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था। दारिम साई शीशे के सामने खड़ा तौलिए से अपने बाल सुखा रहा था, जबकि दर गहरी नींद में थी। उसने सुबह से नमाज के लिए भी बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन दर तो जैसे कसम खाकर सोई थी कि उसे नहीं जागना। उसके बार बार कहने पर कितनी मासूमियत से उसने कहा था, दारिम साई, ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है, फिर बाद में कज़ा पढ़ लूँगी। आप अपनी नमाज़ें पूरी करें, मेरे और अल्लाह के मामले में ना पढ़ें। जिस पर वो बेबस होकर उसके करीब से उठ गया था। सुबह फजर पढ़ के उसने फिर उसे खुद में कैद करता वो दोबारा सो गया था और अब 9 बजे के करीब उठकर एक ज़रूरी काम पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन दर का फ़ोन कब से बज रहा था। उसने 3 बार फ़ोन चेक किया तो उसकी माँ का फ़ोन आ रहा था। वो सूरज से कभी भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए पहले फ़ोन को बजते रहने दिया, लेकिन अब तो उसके फ़ोन ने ज़ोर पकड़ लिया था। और दर तो जैसे आज पहली बार पुरसुकून होकर सोई थी। ऊपर से वो सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि वो चाहकर भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो तो उसकी तरफ देखने से भी मुकम्मल गुरेज कर रहा था, क्योंकि एक ज़रूरी काम के लिए उसे बाहर जाता था। वो जानता था कि अगर उसने दर को आंखें भर कर देख लिया तो यकीनन उसकी नीयत ख़राब हो जाएगी और उसका ज़रूरी काम भी यहीं पर रह जाएगा। कैसी माँ है तुम्हारी जानम साई, क्या इस औरत को सुकून नहीं है? वो उसके फ़ोन के करीब आता मोबाइल को अपने हाथ में पकड़े हुए बुड़बुड़ाया था। सॉरी सासू साई, लेकिन फ़िलहाल मेरी बीवी आराम कर रही है, उसके पास आपकी फजूलियात सुनने का वक्त नहीं है। वो फ़ोन को स्विच ऑफ करता बेड पे फेंक चुका था। मुकब्बल सफ़ेद लिबास में कंधे पर अजरक डाले घने बालों को सेट करता अनाबी लपों पर मौजूद घनी मूँछों को हल्का सा ताव देकर अपने जूते पहनने लगा था। दारिम साई देखने में किसी रियासत का शहजादा लगता था, लेकिन शहजादे तो नरम दिल होते हैं। वो सरदार था और एक जालिम व जाबिर सरदार। उसकी नरमी, मीठे अल्फाज शायद घर वालों
घर के अंदर के लोगों के लिए थे। बाहर की दुनिया के लिए तो वो सिर्फ सरदार बन जाता था, और वो चाहता भी नहीं था कि वो अपने घर में भी कभी सरदार बने। वो शहज़ादा ही ठीक था अपनी शहज़ादी का। वो जूते पहनकर उसके करीब आया था और उसके माथे को प्यार से चूमा था, लेकिन जैसे उसकी नज़र उसके लबों पर पड़ी थी, खुद पर कंट्रोल खोता वो बेख्तियार उसके होंठों पर झुक गया था। वो उसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन इस मामले में वो खुद को बेहद मजबूर पाता था। उसे नहीं लगा था कि वो इतनी बेखुद हो जाएगा कि उसके लबों पर झुका अपने होश ही गंवा बैठा था और मुकम्मल मदहोशी से उसके होंठों पर अपनी गिरफ्त सख्त कर चुका था। अब उसकी आंखें उसकी बेख्तियारी पर खुली थी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने उसे खुद से दूर करना चाहा था। उसकी सांसें मुश्किल में आ चुकी थी। ये जालिम शख्स जैसे उसकी सांसों को कैद करके आज़ादी देना भूल गया था। उसने अपनी सांसों की रिहाई दिलवानी चाहिए थी, लेकिन शायद वो ऐसा इरादा नहीं रखता था। उसके हाथों को अपने हाथों से लॉक करता वो तकिए पर लगा चुका था, जबकि उसके होंठों पर उसकी गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो गई थी। सांसों की कैद का दौरानिया बढ़ने लगा तो उसने बेख्तियार उसके कंधे पर अपने नाखून गाड़ दिए थे, लेकिन वो जालिम शख्स अब भी उसे रिहाई देने को तैयार नहीं था। तो वो तो जैसे आज उसकी सांस पी जाना चाहता था। न जाने क्या सोचकर उसे उस पर रहम आ ही गया था। वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा था। मेरा कसूर नहीं था, तुम्हारी सांसों की खुशबू ने मुझे मदहोश कर दिया जानम साईं। तुम तो पागल ही कर दोगी। ये जुल्म अच्छा नहीं। दीवाना पहले ही घायल है तुम्हारी अदाओं से। नरमी से उसके भीगे लबों को छूता वो उठ के खड़ा हो गया था, जबकि दर का चेहरा खून झलकाने लगा था। उसे उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो निकाल नहीं पा रही थी। उसका क्या भरोसा, कहीं उसकी नीयत ख़राब हो गई तो वो सिर्फ उसकी सांसें कैद नहीं करेगा, बल्कि उसकी ज़िंदगी अजाब कर देगा। ऐसे घूरना बंद करो जानम साईं। मैंने तुम्हें सुबह से कई दफ़ा जगाने की कोशिश की, लेकिन मजाल है जो तुमने मेरी बात सुन ली हो। वो तो तुम्हें जगाने का एक नया तरीका निकाला है मैंने। वैसे मुझे नहीं लगा था तुम इतनी पक्की नींद सोती हो। खैर, अच्छा है तुम्हारी इस नींद से अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है मैंने। जाओ, क्या याद करोगी। तुम्हारा साईं तुम्हारे पूरे दिल से इजाज़त लेता है। जितनी चाहे नींदें पूरी कर सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन नींद तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि जब तक मैं अपने लब तुम्हारे लबों में ना रखूं तुम जागना मत, ताकि तुम्हें सोने में मज़ा आए और मुझे जगाने में। खैर, अब चलता हूँ, बहुत वक्त हो गया। अगर चाहो तो अपनी नींद पूरी कर सकती हो, अगर नहीं तो नीचे सबके साथ चलकर नाश्ता करो। वो दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराता उसे कहने लगा तो उधर अपना घूरना बंद करके दोबारा बेड पर लेटते हुए वो खुद पर कंबल डाल चुकी थी। मतलब ये कि अभी वो सोना चाहती थी। दानिम साहब मुस्कुराता हुआ कमरे की लाइट ऑफ करता जाते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था, ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। जाविश तेज कदम उठाती नीचे की तरफ आई थी, जब अचानक किसी से टकराते टकराते बची, टकरा जाओ, कोई बात नहीं, मुझे तो आदत डाली नहीं चाहिए, क्योंकि मोहतरमा को तो नज़र आता ही नहीं और अब सारी ज़िंदगी अंधी मोहतरमा के साथ गुजारनी है। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से उससे टकराने से बचाया था, लेकिन उल्टा नुकसान ही हुआ। टकरा जाती तब भी बेइज्जती करवाओ और ना टकराओ तो भी बेइज्जती करवाओ। वाह, क्या ज़िंदगी थी उसकी। सॉरी अदा, मेरा मतलब है साहिर साईं। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी ज़ुबान पर लगाम खींची थी। क्या मसला है लड़की, तुम भूल क्यों जाती हो हमारा रिश्ता। क्या मैं ठीक तरीके से याद करवाऊँ। उसके बेहद नज़दीक आता उसे पीछे की जानिब कदम उठाने पर मजबूर कर गया था। वो दीवार के साथ जा लगी तो साहिर साईं ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसका रास्ता बंद कर दिया था। उसके अंदाज पर वो घबरा सी गई थी। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, वो आदत है ना। बदलो अपनी आदत को। मुझे तुम्हारी आदत पसंद नहीं, और यकीन करो तुम्हारी आदत तुम्हारे बाबा साईं को या किसी और को भी हरगिज़ पसंद नहीं आएगी। जी। उसके अंदाज पर बौखलाकर उसने बड़ी मुश्किल से एक लफ्ज़ कहा था। साहिर की निगाहें उसकी आंखों से होते हुए उसके लबों पर जाकर रुकी थी। उसके गुलाबी लबों को देखते उसे कुछ याद आ गया था। रात का वो ख्वाब जिसे एक बार फिर से जागती आंखों से देखने लगा था। उसके होंठ सिगरेट से ज़्यादा नशीले थे। ये बात अपने ख्वाब में मैंने खुद ही तो कहा था। उसका फ़र्ज़ बनता था कि वो जायज़ नशे को चख ले, लेकिन नहीं, ये सही वक्त नहीं था। वो काम तो अकेले में किए जा सकते थे। इस वक्त तो यहाँ पे कोई भी आ सकता था, और साहिर साईं इतना गैर जिम्मेदार हरगिज़ नहीं था कि वो इस तरह उसके जज्बात निकालने के लिए उसे किसी मुश्किल में डाल देता, और ना ही अभी तक उसके जज्बात ने इस तरह का कोई ज़ोर पकड़ा था कि वो अपने आप को उसके सामने खोल कर रख देता। अगर वो उसे बता देता कि उसके दिल में उस लड़की के लिए जगह बन चुकी है, तो ये तो उसके सर पर चढ़ के नाचती। उसने बड़ी मुश्किल से उसके लबों से निगाहें चुराई थी। नाश्ता दो मुझे। वो हाथ हटाता हुआ ज़रा पीछे को होता उसे हुक्म देने लगा था, जिस पे वो वहाँ से घूर कर रह गई थी। मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। उसने उसे अपना बैग दिखाया था, जो अभी तक साहिर ने नोट ही नहीं किया था। आज मेरा टेस्ट है, मैं बहुत दिनों से नहीं जा पा रही। ना, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है।
आप किसी और से कह के नाश्ता बनवा लें। वो उसे जवाब देती साइड से निकलने लगी थी कि अचानक साहिर ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था और अगले ही लम्हे उसे दीवार के साथ पिन किया था। एक बार कान खोल के सुन लो लड़की, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ होनी चाहिए वो है साहिर शाह की ज़ात। खबरदार, जो तुमने मुझे नज़रअंदाज करके किसी और चीज़ को मेरी जगह अहमियत दी, जाकर नाश्ता बनाओ मेरे लिए। और जहाँ तक तुम्हें कॉलेज छोड़ने की बात है तो मैं छोड़ आऊँगा। वो उसका बैग लेता आराम से जाकर टेबल पर बैठ गया था, जबकि वो पैर चटकते किचन की जानिब आ गई थी। अच्छी नवाबगिरी है, कोई ज़िंदगी भी नहीं है भी कि नहीं। मेरी निकाह क्या हो गया? ये बंदा तो मालिक बन गया मेरा। उनके हुक्म के बगैर सांस तक नहीं ले सकती क्या मैं? वो अपनी माँ के सर पे सवार शिकायतों की पिटारी खोल चुकी थी। साबिर, जुबान संभाल के तरीके से बात किया करो, बहुत बदलिहाज होती जा रही हो तुम। अब क्या हो गया जो यूँ चिल्ला रही हो? बड़ी बीबी ने उसे सख्ती से डांटते हुए जानना चाहा था। क्या हो गया? मुझे वो नवाबजादे गुस्सीले नशई, मेरा मतलब है साहिर साईं, मुझे कह रहे हैं कि सबसे अहम मैं हूँ, इसीलिए जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। और कॉलेज गया भाड़ में। उसने साथ अपने पास से भी लगाई थी। आखिर अपनी दलील मजबूत भी तो करनी थी। हाँ तो क्या गलत कह दिया उसने? तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले तुम साईं के खाने पीने का, उनके कपड़ों का और उनके आने जाने का ध्यान रखो। तुम मनकूहा हो, उनके तुम्हारे कुछ फ़राइज़ हैं। तुम क्या चाहती हो कि शादी के बाद भी वो यूं ही अहमकों की तरह हरकतें करती रहोगी और तुम्हें इस घर में कोई पूछने वाला नहीं होगा? तो ऐसा नहीं होगा। अब तुम शादीशुदा लड़की हो, तुम पर जिम्मेदारियां आ गई हैं जिन्हें तुम्हें निभाना होगा। आज से साहिर साई की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तो उनके कपड़ों का भी ख्याल रखोगी, उनके खाने पीने का भी, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ गए हैं, और उनके आने जाने का भी तुम ही ख्याल रखोगी। और अब मुझे साहिर साई की तरफ से तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो मैं तुम्हें ऐसी फेंटी लगाऊंगी कि याद रखोगी। याद रखना लड़की, अगर तुमने मेरी नाक कटवाई तो अच्छा नहीं होगा। बहुत सुलझा हुआ और समझदार लड़का है साहिर साईं। मुझे तरस आता है उस पर, कैसी लड़की उसके पल्ले पड़ गई है। बड़ी बीबी ने तो ये भी लिहाज न किया था कि वो अपने दामाद के लिए अपनी ही बेटी को बुरी तरह से कह रही थी। अम्मा साईं, सच सच बताएं, मैं आपकी ही बेटी हूँ या मुझे किसी यतीम खाने से उठवा के लाए हैं? वो आंखों में नमी लाते हुए उनसे सवाल करने लगी थी। ना बेटा साईं, तुम मेरी ही बेटी हो। अगर किसी यतीम खाने से लाना होता तो कोई अच्छी सी उठा कर लाती ना, तुम जैसी सजा को तो नहीं लाती। अम्मा साईं उसे घूरते हुए उसे ज़बरदस्ती साईं के लिए नाश्ता बनवाने लगी, जबकि उस मासूम को तो आंसू बहाने के लिए भी अपनी माँ का आंचल तक दस्तयाब नहीं था।